आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार। आप इस वक्त लॉ एलएलबी दोनों पास हैं? नो मैम, मैंने BLLB किया है केवल। बीए एलएलबी कब किया? मैम मेरे पंचवर्षीय कोर्स जो BLLB होता है पूरा वो। जी मैम। पीसीएस के क्यों अभी दूसरी ज्वाइन करना चाहते? मैम ये बहुत अनुशासन वाली फील्ड है मैम। इसमें मुझे राजनीतिक प्रभाव से दूर रहकर और एक बहुत संयमित जीवन बिताते हुए कार्य करने की इच्छा है। जी मैम। आप कैसे ये समझते हैं कि ये प्रोफेशन, ये जो नौकरी ज्वाइन करने के बाद आप संयम नियम व्यतीत करेंगे? मैम मैं अपने जब गुणों को देखता हूँ तो मुझे अपने आप में धैर्य दिखता है मैम। वो धैर्य मेरा सबसे अच्छा गुण है जो मुझे इस फील्ड में काम देगा मैम, यदि मैं आता हूँ तो। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम मुझे सभी विषय अच्छे लगते हैं पर CRPC मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जी मैम। और आईपीसी? यस मैम, IPC भी मुझे अच्छा लगता है। आप क्या सोचते हैं कि कैसे आप इस में कुछ अपनी एक जगह, एक अपना एक नाम, एक अपना एक रुतबा बना पाए? जी मैम, मुझे जो कानून द्वारा जो प्रावधान बताए गए हैं उनका मैं समय से पालन कराऊंगा। चूँकि मैम इस समय मैं देखता हूँ, जो मैं स्टडी भी करता हूँ उसमें मुझे पता चलता है कि वादों की बहुलता बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे मैम कुछ रीजंस ये हैं कि समय से जो प्रोविजंस बताए गए हैं कि इस समय में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैम धारा 173 CRPC ये कहती है कि बलात्कार का मामला है तो पुलिस अधिकारी को चार्जशीट 2 माह के भीतर भेज दी जानी चाहिए। ये तो हर केस में, हर केस का चार्जशीट का एक टाइम है। यस मैम, मैं उसी चीज़ को उदाहरण दे के कह रहा हूँ कि यदि इस प्रकार का मुझे कोई प्रोविज़न मिलता है तो मैम उसका पालन कराऊंगा मैं समय से, ताकि मैं उस मुकदमे को समय से सुन के उसको निस्तारण कर सकूं। और जो एडजॉर्नमेंट्स होते हैं उसका क्या करिएगा? सॉरी मैम। जो मुलतवी होने का जो दरखास्तें लेते हैं उसका क्या करिएगा? उसको आप मना कर देंगे? कैसे उसको डील कैसे करेंगे? मैम यदि जो उनके द्वारा मुझे प्रार्थना पत्र दिया गया है वो युक्तियुक्त कारणों पर दिया गया है तो मैम मैं उन युक्तियुक्त कारणों को देखते हुए उस पर निर्णय लूंगा मैम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यस। क्या कोई अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है खुद को? यस सर। किस सेक्शन में? सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 ये कहती है कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को वर्तमान संपत्ति को अंतरित कर सकता है। सर जब वो अपनी संपत्ति स्वयं को अंतरित करता है तो उसे 2 विपरीत हैसियतों में होना चाहिए, एक अंतरणकर्ता की और एक अंतर्ती की। सेक्शन 6 में क्या है? सेक्शन 6 सर उन परिस्थितियों को बताता है, 10 चीजें हैं जिनको कोई व्यक्ति अंतरित नहीं कर सकता, जो 10 प्रकार की संपत्तियां हैं। क्या क्या? अधिष्ठायी स्थल के यस यस सर। सर कोई भी व्यक्ति सुखाचार का अंतरण नहीं कर सकता, भावी भरण पोषण का अंतरण नहीं कर सकता, केवल बाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता है, लोक पद का अंतरण नहीं कर सकता है, लोक वेतन का अंतरण नहीं कर सकता है। What is dowry death? यदि किसी मैम दहेज हत्या को IPC की धारा 304 में परिभाषित किया गया है। यदि किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और उससे हत्या के कुछ समय पूर्व दहेज की मांग की गई है तो मैम उसे दहेज हत्या का अपराध कहते हैं। What is section 2 of Dowry Prohibition Act? मैम दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 दहेज को परिभाषित करती है मैम। कोई भी धन या मूल्यवान संपत्ति जो मैम विवाह के समय, विवाह के पश्चात या विवाह के पूर्व विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है या दिए जाने की संविदा की जाती है, ऐसी समस्त संपत्तियां मैम दहेज के अंतर्गत आएंगी। What is culpable homicide not amounting to murder? मैम आपराधिक मानववध को भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु आशय पूर्वक या यह ज्ञान रखते हुए कि इस कार्य से उसकी मृत्यु हो जाएगी तो मैम उसका किया हुआ कार्य जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये आपराधिक मानववध कहलाता है। और यदि मैम ये धारा 300 की जो 4 परिस्थितियां बताई गई हैं उनमें आता है तो मैम ये हत्या का अपराध होगा, अन्यथा धारा 300 में बताई गई 5 परिस्थितियों में आता है तो मैम ये आपराधिक मानववध होगा। Section 13 of the Constitution of India. अनुच्छेद 13 मैम ये बताता है कोई भी विधानमंडल द्वारा सॉरी यस मैम कोई भी सर उसमें सर इस समय 5 खंड हैं सर, जिसमें सर 2 निष्क्रिय हैं। What is Article 13?
कोई भी विधि जो संविधान के पूर्व बनाई गई है और मूल अधिकारों के असंगत है तो है उस मात्रा तक शून्य होगी। सक्षम विधानमंडल कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकारों के असंगत हो। तीसरा क्लॉज में विधि को परिभाषित करता है। विधि के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, रूढ़ि इत्यादि आते हैं। मुझे आप ये बताइए, कोई व्यक्ति अगर मेरे पॉकेट में हाथ डालता है जी सर। और उसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, और वो कुछ नहीं मिलता, उसे मेरे पॉकेट में मिलता कुछ नहीं, क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है? यस सर, उसने चोरी का प्रयत्न किया है। कैसे किया? सर उसे धारा 379/511 के अंतर्गत आरोपित किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? आच्छादन का सिद्धांत हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में मिलता है। कोई भी विधि जो संविधान के पूर्व बनाई गई है और वह संविधान में मूल अधिकारों के असंगत है तो उतनी जो सर उसका जो असंगत वाला भाग है उसको आच्छादित मतलब सर ढक दिया जाएगा। ये मृतप्राय रह जाती हैं सर, मित्र नहीं होती हैं। यदि भविष्य में कोई ऐसा संशोधन कर दिया जाता है जो इस असंगतता को दूर कर दे तो सर ये विधि लागू हो जाती है। कोई केस बताइए जो 10-15 साल पहले आया हो, बाद में आया हो, बड़ा फेमस केस हो, आसाम का केस हो। सॉरी सर। मेंटेनेंस क्या होता है? सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस को क्या परिभाषित किया गया? सॉरी सर। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, क्या वो प्राइवेट पर्सन पर भी लागू होता है? नहीं सर, प्राइवेट पर्सन पर लागू नहीं होता। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर आप चाहते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे तो इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के बारे में लेना तो आपको नहीं मिलेगा? नहीं सर। ओके, आप ये बताइए डिस्चार्ज और एक्विटल में अंतर क्या है? सर उन्मोचन का प्रभाव व्यक्ति की निर्दोषता नहीं होता है, जबकि दोषमुक्ति का प्रभाव व्यक्ति की निर्दोषता होता है। उन्मोचित किया गया व्यक्ति यदि पुनः कोई साक्ष्य मिल जाते हैं तो उसका सर पुनः विचारण प्रारंभ किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसे सर पुनः विचारित नहीं किया जाएगा।